नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आंदोलन खत्म करने के लिए राकेश टिकैत ने सरकार के सामने रखी शर्त। बोले चुनाव के बारे में आचार संहिता के बाद फैसला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली, राहुल गांधी ने केंद्र से की 2 बड़ी मांग, कहा सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश से मिले संजय सिंह, सपा और आरएलडी के गठबंधन में आप भी होगा शामिल। अटकलें तेज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। आंदोलन खत्म करने के लिए राकेश टिकैत ने सरकार के सामने रखी शर्त। बोले चुनाव के बारे में आचार संहिता के बाद फैसला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने के साथ कहा था कि अब किसान अपने घरों को लौट जाएं। वहीं आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ कृषि बिल की वापसी नहीं थी, बल्कि एमएसपी गारंटी कानून के साथ और भी तमाम मुद्दे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा, सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। इस मामले में भी सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर 26 जनवरी से पहले तक मान जाएगी तो हम अपना आंदोलन खत्म करके चले जाएंगे। वहीं चुनाव को लेकर टिकैत ने कहा कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। किसान नेता ने कहा कि बाकी मामलों पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को यहाँ से 500 लोग दिल्ली जाएंगे। वहीं चुनावों में भाजपा का विरोध करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इस बारे में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार काम कर रही है, उसे काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि बिना एमएसपी गारंटी कानून के हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट द्वारा एमएसपी कानून का विरोध किए जाने पर राकेश टिकैत ने कहा, उन्हें पकड़कर आगरा के पागलखाने में बंद करो। इस तरह के आदमी बाहर रहे तो झगड़ा करवा सकते हैं। बता दें कि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है कि एमएसपी का कानून अगर आता है तो इससे नुकसान होगा। वहीं कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद उन्होंने कहा था कि यह तीनों कानून वापस लेने नहीं चाहिए थे, कानूनों में सुधार की गुंजाइश थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, राहुल गांधी ने केंद्र से की 2 बड़ी मांग, कहा सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट कर मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार से 2 मांगे उठाई है। राहुल गांधी ने अपनी पहली मांग के तहत सरकार से कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है। वहीं दूसरी मांग के तहत राहुल ने कहा है कि अपने प्रियजनों को कोरोना में खो चुके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें गुजरात के रहने वाले उन लोगों का दर्द बयां किया गया है जिन्होंने कोरोना से अपने प्रियजनों को खोया। राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा है कि गुजरात मॉडल की बात तो होती रहती है। हमने जिन परिवारों से बात की सबने ये कहा कि कोरोना के समय न उनको ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला और न ही वेंटिलेटर मिला। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि जब सरकार को लोगों की मदद करनी थी तब सरकार नहीं थी, जब लोगों को मुआवजे की जरूरत थी तब भी वो वहाँ नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार झूठा आंकड़ा देती है। राज्य में 10,000 नहीं बल्कि 3 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,500 करोड़ रुपए हैं, लेकिन कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों के लिए कोई पैसा नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोविड के समय कुछ उद्योगपतियों को पैसे दिए गए, उनके कर माफ किए गए। 2-3 उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है, लेकिन गरीब जनता को कोविड का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश से मिले संजय सिंह, सपा और आरएलडी के गठबंधन में आप भी होगा शामिल। अटकलें तेज। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ के लोहिया ट्रस्ट में करीब 30 मिनट बैठक हुई। दोनों के बीच सियासी हालात और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बैठक के बाद बाहर निकले आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव से मिलकर भाजपा से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है। अभी सपा से मिलकर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बात नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक सीट तय नहीं हो पाई है।
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को अभी गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ सपा का राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन लगभग तय हो गया है। अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मंगलवार को घंटों बात हुई। हालांकि दोनों ने सीटों के बंटवारे पर पत्ते तो नहीं खोले, पर चर्चा यह है कि 36 सीटों पर मंथन हुआ है। इनमें 30 रालोद के हिस्से में आ रही हैं, जबकि 6 सीटों पर रालोद और सपा के कार्यकर्ता सिंबल बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ सीटों पर अभी पेंच फंसने की बात भी कही जा रही है। उपरा विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और रालोद का गठबंधन तो हो चुका है, पर सीटों के बंटवारे को लेकर महीनों से मशक्कत चल रही है। पश्चिमी उपरा में रालोद अपना तगड़ा दावा पेश कर रहा है। उधर सपा मुखिया पश्चिमी उपरा में एक तरफा सारी सीटें रालोद को देने के मूड में नहीं है। मसलन मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, मथुरा आदि जिलों में सपा अपने भी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार लड़ाना चाह रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए। जानिए अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में की हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। वायु प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण को रोकने की प्रत्याशा में बेहतर उपाय किए जाने चाहिए। एससी ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है और इसे इस तरह से देखिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है, लेकिन जहां पहले AQI 400 के पार था वो अब 290 हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। एससी ने केंद्र से अगले 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने को कहा। इस बीच अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव को मान लिया था कि दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर कोई आदेश देने से पहले कोर्ट 21 नवंबर तक इंतजार किया जाए। केंद्र का कहना था कि दिवाली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखों के चलते प्रदूषण में इजाफा हुआ है और इसके अलावा मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि उसके बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। कोर्ट ने कहा था कि अब रिपोर्ट के साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र को निर्देश दिया था कि वायु प्रदूषण के मुद्दे की निगरानी के लिए गठित समिति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाए और निर्माण कार्यों को रोकने, गैर जरूरी परिवहन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लड़के पार्ट 2, क्या सुपरहिट होगी अखिलेश जयंत की जोड़ी? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद 2022 के चुनावी रण में एक बार फिर यूपी के लड़कों का सियासी जलवा देखने को मिल सकता है। पिछले चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस साथ आई थी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। दोनों ने सूबे की सड़कों पर जमकर प्रचार किया था। इसके बावजूद अखिलेश राहुल की जोड़ी सफल नहीं रही। वहीं 5 साल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में यूपी के लड़के उतर रहे हैं, लेकिन किरदार और जोड़ी थोड़ी अलग है। इस बार सपा कांग्रेस नहीं बल्कि सपा आरएलडी गठबंधन कर चुनाव में उतर रहे हैं, तो अखिलेश जयंत की जोड़ी को यूपी के लड़के पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जयंत अखिलेश की जोड़ी क्या बीजेपी को चुनावी मात दे सकेगी? 2022 के चुनाव के लिए सपा बड़े दलों के बजाय छोटे दलों से गठबंधन करने में लगी है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में अपने समीकरण को दुरुस्त करने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन फाइनल कर लिया है। अखिलेश जयंत के बीच मंगलवार की मुलाकात के बाद सपा आरएलडी ने गठबंधन की पुष्टि कर दी। अखिलेश से मुलाकात के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बढ़ते कदम कैप्शन के साथ अपनी और अखिलेश की तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी जयंत चौधरी के साथ एक तस्वीर साझा की और कैप्शन लगाया, जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। सपा अध्यक्ष से मिलने के बाद जयंत ने कहा कि दोनों दलों के बीच चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। हालांकि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया, लेकिन आरएलडी के 36 सीटें मिलना तय है। अखिलेश जयंत चौधरी के मिलकर चुनावी मैदान में उतरने से पश्चिम यूपी के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पश्चिम यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम। ऐसे में अखिलेश ने अपने साथ जयंत को जोड़कर मुस्लिम जाट वोटों का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए आदेश। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबित पात्रा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करने का आरोप है। इसमें वो कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
30 कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी आप की नेता आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत भाजपा प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषिकेश और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि आरोपी ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल समाज के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अपलोड किया। याचिका में कहा गया है कि चूंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। याचिका में आगे कहा गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि जब भी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के सामने सूचना रखी जाती है, तो पुलिस अधिकारी के पास तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, कहा भाजपा की प्राथमिकता लोगों के हित में काम करना नहीं बल्कि अपने लिए महल तैयार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि भाजपा की प्राथमिकता लोगों के हित में काम करना नहीं बल्कि अपने लिए महल तैयार करना है। वारा ने कानपुर की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां जनता के लिए कोई अस्पताल नहीं है और लोग चिकित्सा सुविधा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा अपना कार्यालय भव्य महल के रूप में तैयार कर रही है। वारा ने ट्वीट किया, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन भाजपा की प्राथमिकता देखिए, अपना भव्य कार्यालय तैयार कर लिया है मगर जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट भी नहीं रखी। जनता सब देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर डेटलाइन से खबर पोस्ट भी की है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रकाश मौर्य ने जिस जगह अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी वहां एक ईंट भी नहीं लगा है, जबकि उसके ठीक बगल में भाजपा का 4 मंजिला भव्य कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फैसले लेने से पहले शासकों को गहराई से सोचने की जरूरत, सीजेआई ने कहा लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश के शासकों को हर दिन यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उनके द्वारा लिए गए फैसले सही हैं और क्या उनके अंदर कोई बुराई है। सीजेई एनवी रमन्ना ने यह बात सोमवार को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हाई लर्निंग के 40वें कॉन्वोकेशन में कही। जस्टिस रमन्ना ने महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए उन 14 बुराइयों के बारे में बताया जिनसे एक शासक को दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हर शासक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है। अपना काम शुरू करने से पहले उन्हें यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उनमें कोई बुराई तो नहीं है। नागरिकों को बेहतर प्रशासन देने की जरूरत है जो कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ कई बुद्धिमान लोग हैं और आप देश और दुनिया में हो रहे विकास कार्यों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जो भी फैसले सरकार ने लिए हैं उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि उनकी यह इच्छा थी कि देश में सभी संस्थाएं स्वतंत्र व ईमानदार हो और नागरिकों की बेहतर सेवा देने के उद्देश्य के साथ काम करे, जैसा कि सत्य साई बाबा हमेशा कहा करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि दुर्भाग्यवश आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ध्यान सिर्फ उपयोगितावादी कार्यों पर रहता है। ऐसी शिक्षा प्रणाली नैतिक या आध्यात्मिक कार्यों से सुसज्जित नहीं है, जो छात्रों के चरित्र का निर्माण करती है और उन्हें सामाजिक चेतना व भावना विकसित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वो है जो नैतिक मूल्यों, विनम्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, करुणा, सहिष्णुता, क्षमा और आपसी सम्मान के गुणों को अपनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड से मौत के मुआवजे पर गुजरात सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से गुजरात में कई लोगों की जान गई थी, लेकिन उनके परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कोविड के मुआवजे के वितरण के लिए अपनी जांच समिति बनाने के आदेश को संशोधित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि अभी तक कितने लोगों को कोविड मुआवजा मिला है। सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि कम से कम 10,000 लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम गुजरात भूकंप की तरह कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऑम्बुड्समैन नियुक्त करेंगे। यह मामला हमारे लिए अहम है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि अन्य राज्यों में कितने लाभार्थियों को कोविड मुआवजा मिला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द के प्रति असंवेदनशील होने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही कोरोना से हुई मौतों की भरपाई के लिए स्क्रूटनी कमेटी गठित करके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नाराजगी जाहिर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर किया। सर्वोच्च कोर्ट ने गुजरात के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को तलब करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग पहले से ही इतना पीड़ित हैं, उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता।
सरकार को विरोध करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी इसे विपरीत तरीके से लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग अभी भी पीड़ित हैं। लंबी कतारें हैं, मुआवजे के फॉर्म जटिल हैं, ये गरीब लोग हैं, आप इनके प्रति थोड़े संवेदनशील क्यों नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का स्क्रूटनी कमेटी बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को खत्म करने का प्रयास है। हमने पहले ही कहा था कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने की जरूरत है, न कि जांच के लिए समिति बनाई जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, सिर्फ कृषि कानून वापस होने से खत्म नहीं होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इतने भर से ही आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। लखनऊ की महापंचायत में किसानों नेताओं ने एक स्वर से आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। उनका कहना है कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका निस्तारण जरूरी है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग सबसे अहम है। लखनऊ स्थित इको गार्डन पार्क में सोमवार को आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अपनी भाषा में समझाने में 1 साल लग गया। अब सरकार को ये समझ आया कि 3 कृषि कानून किसान मजदूर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में रंग बिरंगे झंडे लहराते रहे, जो अलग संगठनों के हैं, लेकिन उन सभी की कृषि कानून के विरोध में भाषा एक थी। सिर्फ कोठी में बैठे लोगों को समझने में वक्त लगा, क्योंकि सरकार किसानों को बांटने का प्रयास करती रही। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला होने वाला नहीं है, उनका भला एमएसपी कानून बनाने से होगा। इस कानून को लेकर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि कमेटी बना रहे हैं, जबकि 2011 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करें। ये रिपोर्ट पीएमओ में रखी है, उसे ही लागू कर दें। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा चुनाव में किया था, उस पर अमल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया और काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। देश प्राइवेट सेक्टर की मंडी बनता जा रहा है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है, जबकि किसान सिर्फ 3 कानूनों की वापसी भर से मानने वाला नहीं है। आंदोलन चरणवार जारी रहेगा। टिकैत ने यह भी कहा कि गांव की सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं। सरकार कह रही है कि मंडी के बाहर सामान बेचो, ताकि ये मंडियां भी खत्म कर दे। किसानों को हिंदू, मुस्लिम, सिख और जिन्ना के नाम पर उलझाया जा रहा है। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है, खाद मिल नहीं रही, गन्ने का 4000 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करे तभी हल निकलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से भी उठी सीएए वापसी की मांग, आंदोलन में रही महिलाओं की सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद सीएए व एनआरसी को लेकर भी आवाज उठ रही है। प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएए वापसी की मांग की है। लखनऊ में आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिलाओं ने यह मांग उठाई है। इनमें सैयद उजमा परवीन, सदफ जफर सहित जैनब सिद्दीकी शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पुराने लखनऊ की रहने वाली सैयद उजमा परवीन सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट की मुख्य भूमिका में रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के साथ ही अब सीएए को भी वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सरकार अगर सीएए वापस नहीं लेगी तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो पूरे देश में चलेगा। हमने इस आंदोलन की शुरुआत लखनऊ और शाहीन बाग से की थी, अब यह पूरे देश में फैलेगा। सैयद उजमा परवीन ने कहा कि हम महिलाएं एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते हैं तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। आंदोलन अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक बड़े लेवल पर होगा, इसलिए आप इस कानून को वापस लीजिए, जैसे कृषि कानून को वापस लिया। सदफ जफर को प्रोटेस्ट के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। इसके साथ ही परिवर्तन चौक पर हुए प्रदर्शन में पुलिस की लाठियां भी खाई थी। सदफ जफर ने कहा कि कृषि कानून के लिए किसानों से माफी मांगी जानी चाहिए। जिस तरीके से शाहीन बाग में बैठी महिलाओं पर जुल्म किया, उसको लेकर देश से माफी मांगी जानी चाहिए। उन महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए, उनके सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए। यह समझना चाहिए कि यहाँ तानाशाही नहीं है, यह लोकतांत्रिक देश है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत की 2 टूक, जारी रहेगा आंदोलन। ये भारत है, उत्तर कोरिया नहीं कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। आखिर अब उसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि स्पष्ट जवाब देना होगा, घुमा फिरा कर काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी बात समझाने में किसानों को 1 साल का समय लगा। मसला एक नहीं है, कई हैं।
सीड बिल, एमएसपी गारंटी, दूध पॉलिसी, बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर किसानों का संघर्ष अभी चलेगा। उन्होंने कहा कि जो 17 कानून संसद में लाए जा रहे हैं उन्हें भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। देश भर में उनका विरोध होगा। जब तक बातचीत के जरिए बैठकर सरकार हर मसले पर बात नहीं करेगी तब तक किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि वो एक चीनी मिल का लखीमपुर खीरी में उद्घाटन करने जा रहे हैं। यदि टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो किसान सारा गन्ना वहां केडीएम के घर पर डालकर आएंगे। उन्होंने अपनी मांगे दोहराई कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। कहा कि गन्ने का रेट घोषित करने में यूपी सरकार 3rd नंबर पर आए। ऊपर से अभी तक किसानों को बकाया नहीं दिया गया है। उनके बकाया का भुगतान तत्काल किया जाए।